Assalamualaikum students, I am Dr. Sarim. Today we will discuss about homeostasis, and this is chapter 15 of HSSC part 2 book of Federal Board. So this lecture will be in two languages, Urdu for the indigenous students and in English I will use for the students who can understand or who have the base of Cambridge board system OA level. So we are starting with the homeostasis. So homeostasis होता क्या है? होम्योस्टेसिस होता है, पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जो भी एनिमल है या प्लांट है उसके दो इन्वायरमेंट हैं, ठीक है। एक है बॉडी के अंदर एक इन्वायरमेंट है, एक बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट है। बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या जिसको बाहर का इन्वायरमेंट कहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड होती है। आप ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो अगर हम लोग बॉडी के बाहर देखते हैं कि हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट का क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो एयर, ठीक है, एयर एज सच जो हवा चल रही है वो भी, और एयर जिसके अंदर गैसेस हैं वो भी, ठीक है, केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, जो कुछ भी है। दूसरा वाटर या ह्यूमिडिटी जो इन्वायरमेंट के अंदर होती है, ठीक है। एयर के अंदर गैसेस भी हैं, वाटर भी है, केमिकल भी हैं जो सस्पेंडेड होते हैं, फ्यूम्स जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वाटर है वो ह्यूमिडिटी का रीज़न होता है, ज़्यादा या कम। अगर वाटर है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा या कम हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या है? लाइट। ये जो डे लाइट है या मून लाइट है या डे टाइम है, ठीक है, इसमें लाइट इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली लाइट के साथ क्या इम्पोर्टेंट है? हीट, ठीक है। तो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें तीन बेसिकली चीज़ें हैं जो बाहर के फैक्टर हैं या जो चीज़ें हम पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं बाहर से। तो उसके अंदर क्या है? एयर है, वाटर है, और एयर है, लाइट है, और टेम्परेचर है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेटअप्स चल रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। हर चीज़ की एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने तीन चीज़ें जिस तरह बताई कि बाहर एयर है, बाहर हीट है, बाहर लाइट है। अब लाइट को आप एक्सक्लूड कर लें, बाकी हीट और जो एयर है हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो एयर क्या है कि एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी गैसेस होती हैं, ठीक है। डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी हैं जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए? वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसके बगैर हम लोग, हमारी बॉडी जो है वो अपने कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकती, वो है ऑक्सीजन। अब इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कितनी हो और अंदर कितनी हो, ठीक है, मतलब जितनी हमें रिक्वायर्ड है या बॉडी के अंदर है, अगर उससे ज़्यादा एयर बाहर है आपके, मतलब ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर जिसको हम लोग कहते थे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता था कि द ट्रांसफर ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बॉडी के अंदर जो है वो उसकी निस्बत कम है। अच्छा, जब हम लोग ये कहते हैं कि जी बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जी बाहर जितनी बाहर है उतनी अंदर होनी चाहिए तो स्टेबल होता है या इक्विलिब्रियम होगा, इसका ये मतलब नहीं होता। हमने रेशो देखनी होती है, कितने एरिया के अंदर कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और उसके लिहाज से हमारी बॉडी का कितना एरिया है, या जो भी हम लोग स्केल यूज़ करेंगे कि ब्लड के अंदर कितने जो है वो डेसीलीटर के अंदर कितनी परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो हम लोग रेशो लेते हैं, रिलेटिव लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे होते कि जी बाहर जो है वो
फॉर एग्जांपल 2 मिलियन पार्ट्स, 2 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर 0.1 है, तो लेवल करने के लिए 1 तकरीबन 1 पार्ट पर मिलियन जो है वो गैस हमारे अंदर है। इस तरह नहीं होता, बल्कि आपने रेलिवेंस देखनी होती है कि बाहर अगर 2 पार्ट्स पर मिलियन है तो वो कितनी जगह के अंदर है या किस तरह उसको हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो होता ये है कि जो एक मैकेनिज्म है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के साथ जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इनहेल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को चाहिए क्या था, ऑक्सीजन। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि दो तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, एक हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। अब जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन के बगैर ही ब्लड जो है वो सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन अटैच नहीं है, वो ही बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन ना मिले तो बॉडी जो है वो बाकी सारे फंक्शन छोड़ देती है। जहाँ जहाँ पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल है वो सारी कोशिश करती है कि सबसे पहले ब्रेन को जाए ताकि वो बाकी एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सके। लेकिन जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, यू कैन फेंट, बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, if the faintness or the oxygen deficiency remains for a longer period, you can go into a permanent condition. You usually call that as coma. नॉर्मली हम लोग कहते हैं बंदा कोमे में चला गया, तो क्या होता है कि दो चीज़ें नहीं हो रही होती, एक ब्लड सप्लाई वहाँ पे रुक जाती है, ये कम हो जाती है, दूसरा उसमें हो सकता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और बहुत ज़्यादा देर नहीं मिली तो टिश्यूज जो है वो डेड हो गए वहाँ पे। ठीक है, तो दैट कुड बी परमानेंट और दैट कुड बी टेम्पररी ऑल्सो। टेम्पररी इन दैट केस that you have provided the oxygen just after uh, just after you have got any medical attention or medical help or medical aid and you got the oxygen uh, level in control, then you may come out of coma or that condition of faintness. So ये तो सारी कहानी होगी एनिमल्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि होता क्या है। अब होम्योस्टेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे, होम्योस्टेसिस से काफ़ी आगे एग्जाम्पल्स पे चले गए। तो होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी कभी इस तरह नहीं चाहेगी कि जी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए और जो हमारा ब्रेन है उसको डेड होना पड़े। ठीक है, तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, उनके थ्रू जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उनको रेजिस्ट करती है और अपनी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू रेगुलेट द इंटरनल कंडीशन such as chemical composition of body fluids so as to maintain the health and functioning regardless of the outside condition. अच्छा, ये आप इसको आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, homeostasis is the tendency of an organism or cell to regulate its internal conditions such as chemical composition of its body fluid so as to maintain health and functioning regardless of the outside condition. तो ये एक है कि जी बॉडी के इंटरनल जो है वो फंक्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाहर का जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2-3 पॉइंट्स हैं। इस सारी कहानी को, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगा जो नीचे डायग्राम। सिर्फ आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, set point is ideal or normal value of a variable that is previously set
और stored in memory. ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उनको हम कहते हैं वेरिएबल. ठीक है, उसके बाद रिसेप्टर्स क्या है. रिसेप्टर्स, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है. मैकेनिज्म जब हम पढ़ रहे हैं तो ये मैकेनिज्म के तीन जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे पास ये तीन है. इसमें रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और तीसरा इफेक्टर है. ठीक है, इनको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर ही आपको सारा समझा देता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ वेरिएबल, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ह्यूमन बीइंग एंड द वेरिएबल वी आर कंसिडरिंग इज body temperature. So if the body temperature of if the body temperature, if the external temperature, for example we are taking the variable according to the external parameters or external what can you say, external influence of any रिएक्शन और एनीथिंग. ठीक है, बाहर का कोई भी चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल चेंज. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द पैरामीटर ऑफ टेम्परेचर और हीट. द एक्सटर्नल बॉडी, द एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीजेस or any external factor that could be a stimulus will increase the body temperature of human being. In that case the homeostasis or the equilibrium will shift towards clockwise or positive, means the temperature has been increased. So the stimulus we had was the change in temperature. The change in temperature in the external environment will affect the body and the body temperature will increase also, and this change or imbalance will be detected by a receptor. Receptor is also called also known as sensor. Receptor in this case could be your skin cells, the skin cells which are present at the periphery of your whole body, and they are sensitive to light, touch, heat, cold and everything regarding to touch. So the receptor sense the stimulus, the external temperature, and they will send the information to the control center along the afferent pathway. That means the receptors, the skin detects that there is high temperature of environment and body is getting hot, so it will send the temperature to the external, it will send the temperature to the control center, that would be hypothalamus, and from hypothalamus. So students, the control center for temperature is in hypothalamus. So the hypothalamus receives the information sent by receptors that the body temperature has been increased. Normal body temperature is 37 degrees Celsius. So the information of increased temperature from 37 degrees Celsius is received by the hypothalamus, and as a result of the information it will send the message that what the body has to do now. So it will send the message to the effector. Effector are those they can be nerves, they can be muscles, they can be bones, they can be anything, or even simple tissues. They could be effectors, could be any gland. So in this case the effector will be the muscles, the body, the muscles and the skin tissue, definitely. So the hypothalamus will give the information through the efferent pathway to the effector,
and as a result or as a response of this information received by the effector, the effectors will start, in this case the effectors are skin cells. So the effector will start to stimulate the sweat formation or sweat secretion. Sebaceous glands and sweat glands will start to produce sweat. As a result, the sweat will evaporate and cause cooling effect and body temperature will decrease. तो सिंपल क्या चीज़ थी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्टिमुलस किया था, एक्सटर्नल टेम्परेचर था, वो चेंज जो है रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया. रिसेप्टर क्या है हमारे पास, स्किन है. स्किन जो है वो इंफॉर्मेशन देती है हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस जो है वो इंफॉर्मेशन देता है या ऑर्डर करता है इफेक्टर को. इस केस में इफेक्टर क्या है, स्किन सेल है आपको. और स्किन सेल क्या करते हैं, एज अ रिस्पॉन्स टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, पसीना आता है. और आपको पता है कि पसीना जब इवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम भी होता है और कूलिंग इफेक्ट होता है. सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम हो गया, बाहर का टेम्परेचर कम था, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है, इम्बैलेंस शिफ्ट है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. क्लॉकवाइज का मतलब है कि जिस साइड पे क्लॉक की सुई घूमती है वो, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ऑपोजिट, जिस साइड पे क्लॉक की सुई घूमती है उसके ऑपोजिट. ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो अब क्या होगा कि स्टिमुलस क्या हमारे पास लो टेम्परेचर है. ठीक है, लो टेम्परेचर है, बाहर का लो टेम्परेचर है, तो रिसेप्टर क्या सेंस करेगा कि टेम्परेचर बाहर कम है. ठीक है, इस केस में रिसेप्टर दो तरह की, एक रिसेप्टर जो है वो हमारे पास ब्लड होता है, दूसरा स्किन होता है. ठीक है, और ये जो रिसेप्टर है स्किन वाला, ये बताएगा कंट्रोल सेंटर को, हाइपोथैलेमस को, कि जी बाहर टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ है. ठीक है, और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर इसमें दो तरह से काम करेगा. एक तो ये काम करेगा थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो मतलब थ्रू फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन. और दूसरा ये काम करेगा बाय डायरेक्टिंग द इफेक्टर सेल. इफेक्टर सेल्स क्या है इसके अंदर, इसके अंदर मसल सेल्स हैं. ठीक है, उनको डायरेक्ट करेगा. और स्किन सेल जो हैं उनको मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको भी स्टिमुलेट करेगा. तो ये दोनों जब एक्टिव होंगे तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो शिवरिंग स्टार्ट कर देगी. शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी स्टार्ट हो जाती है. उससे क्या होता है, या आप सर्दियों में कभी आपने देखा हो हल्की सी ठंडी हवा लगती है आपको, कभी नॉर्दर्न एरिया में गए हो या बर्फ़ देखने कोई गया हो अगर मरिया इस साइड पे, तो जब ठंडी हवा लगती है और आपने हाथ पे या कानों पे आपने कोई चीज़ नहीं पहनी हुई, तो एक झुरझुरी सी होती है आपकी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो वो झुरझुरी जो है ना, वो असल में बॉडी आपकी जिस एरिया को हवा लगी है उसको थोड़ा सा वार्म अप करने की कोशिश कर रही होती है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, शिवरिंग होती है हल्की सी आपको. उससे क्या होता है कि जो मसल्स हैं आपके, वो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है. तो एक तो ये तरीका है. दूसरा जो है वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन है. और तीसरा जो तरीका है, ये जब ये जो आपके बाल होते हैं, गूस बम्प्स कहते हैं इसको, ठीक है, बाल खड़े हो जाते हैं, तो तीसरा तरीका ये वाला होता है. इससे भी आपकी बॉडी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर अगर लो है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करती है. उसमें यही होता है कि जी आपके जो सारे स्किन है उसको एक्टिवेट कर देती है. अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी एग्जांपल में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, तो मैंने आपको बताया रिसेप्टर है, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस होता है. ठीक है, उसके बाद इफेक्टर है. इफेक्टर में स्किन था, स्किन के अंदर दो तीन प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो आपके बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी वो भी बता देता हूँ. एक ये होता है कि स्वेट प्रोड्यूस होना है. दूसरा ये है कि वहाँ पे जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं, जो आपकी कैपिलरी वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं. डायलेशन का क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा ब्लड उसमें से फ्लो कर रहा होता है, और ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड के साथ वाटर भी होता है, वो एस्केप कर सकते हैं और वो आगे जो है इवेपोरेट भी कर सकता है, स्वेट ग्लैंड से बाहर रिलीज हो सकता है. अब दूसरी चीज़ जो होती है वो
सर्दियों के अंदर क्या होता है, अगर आपने नोट भी किया हो, गर्मियों के अंदर जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर जो आपके टिश्यूज होते हैं, मतलब स्किन, आप हाथ की स्किन देखो तो गर्मियों के अंदर आपको अपनी वेन्स नज़र आ रही होती, सर्दियों के अंदर नज़र नहीं आ रही होती। तो ये वेन्स बाहर इस वजह से आती हैं कि बाहर का जो बॉडी टेम्परेचर है, अगर वो हीट अप हो जाती है बॉडी, ठीक है, तो बाहर का जो टेम्परेचर या बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वो कूल डाउन कर सके, पानी बाहर इवेपोरेट होके बाहर जा सके, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट आए। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और बहुत डीप चली जाती हैं। क्यों? अगर ये बाहर रहेंगी तो सारी आपकी बॉडी हीट जो है वो इन्वायरमेंट में जाती रहेगी और ज़ाया होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है सिंपल एक मैकेनिज्म है रिसेप्टर का, कंट्रोल सेंटर का और इफेक्टर का, ठीक है। इसके अंदर थर्मो रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज। जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स डिफरेंट तरह के होते हैं, कोई लाइट है, कोई थर्मो है, कोई केमिकल रिसेप्टर हैं, ठीक है। केमिकल रिसेप्टर जो हैं वो आपके बॉडी के जो केमिकल्स हैं या बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है फोर ब्रेन के अंदर थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी है। हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन क्या होता है, ये जो आपका माथा है, माथे से ऊपर वाला जहाँ से आपके बाल स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया आपका कहलाता है हाइपोथैलेमस। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी में अगर आप निकल रहे हैं सर ढांप के जाएं, क्योंकि इस जगह पे अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो मतलब सर का टेम्परेचर या फोरहेड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपके हाइपोथैलेमस को ये नहीं समझ आ रही होती कि ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है ये पूरी बॉडी का है कि टोटल उसी जगह का है, ठीक है। तो वो लाजमी बात है, एक जगह पे अगर धूप पड़ती रहती है तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर अल्टीमेटली तो इंक्रीज होना ही है। लेकिन जो लोग वीक होते हैं या जिनमें इम्यूनिटी कम होती है या जिनमें कोई शुगर का या डायबिटीज़ का मसला है, या जो ज़्यादातर बच्चे जो है सुबह नाश्ता नहीं करते और वो अगर दोपहर को निकले हुए हैं इस कंडीशन में और बगैर हेलमेट के निकले हुए हैं और बगैर इस तरह सर पे कोई चीज़ रखे निकले हैं, तो उनके साथ ये इशू हो सकता है कि उनकी शुगर लेवल भी कम हो जाए और उनका जो क्या कहते हैं बॉडी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो हाइपोथैलेमस अपने तौर पे तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है, वो कम करने की कोशिश करेगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें फिर आपको चक्कर भी आ सकता है, फेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रा एहतियात करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्टिमुलेटेड वंस इट एक्ट्स ऑन कूलिंग इफेक्टर्स फॉर कूलिंग स्वेट ग्लैंड्स और हीटिंग में मसल्स के लिए, ठीक है। जब हम लोगों ने ठंडा करना होता है जिस्म को तो फिर उधर कूलिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है और कूलिंग इफेक्ट स्वेट ग्लैंड्स की मदद से, और जब हमने हीट अप करना है तो मसल्स की वजह से। अब ये दो फीडबैक मैकेनिज्म्स, फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? फीडबैक का मतलब वही है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई और उसके रिजल्ट के अंदर आपने जो है वो कोई भी मैकेनिज्म था उसको रिवर्स कर दिया। हम लोगों ने होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। होम्योस्टेसिस क्या है? कोई भी कंडीशन है, कोई भी इन्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, उसको हम लोगों ने जो भी उसका चेंज आ रहा है उसके अंदर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने नॉर्मलाइज करना है, इक्विलिब्रियम पे लेके आना है, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन है या जो सेट पॉइंट है उसके ऊपर लेके आना है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की ये एग्जांपल है, ठीक है। दोनों तरह से अगर आप ले लें कि टेम्परेचर बढ़ा था और फिर ये सारा प्रोसेस चला, उसके बाद वेरिएबल मेंटेन हो गया होम्योस्टेसिस के अंदर, या टेम्परेचर कम हुआ तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वेरिएबल मेंटेन कर। एक ये है, ये इसको कहते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा जो है मेथड, इसको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल से मैं आपको एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं, फिर आगे जो फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच हो सकती है, उसके बाद एयर है उसमें गैसेज हो सकती हैं, डिफरेंट गैसेज हो सकती हैं, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है, उसके बाद कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो वाटर कंसनट्रेशन है हमारे बॉडी के अंदर, अच्छा, अगर वाटर बॉडी फ्लूइड के अंदर कम हो गया, ब्लड के अंदर कम हो गया, तो वो भी नेगेटिव फीडबैक
की एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की. व्हेन द वाटर इज डेफिशिएंट इन बॉडी फ्लूइड, द कंडीशन इज कॉल्ड dehydration, means low water content in circulating fluid. So the deficiency or deficient water level or water concentration in body fluid is detected by posterior pituitary. Basically, it is detected by hypothalamus. Hypothalamus detects it from the passing blood which is passing through the brain, that the blood has low level of water. So it will direct the posterior pituitary. In this case, the sensor or receptor is the blood flowing through the brain, and the control center which is dealing with the information is hypothalamus, and the effector which is or in control center you can include both hypothalamus and posterior pituitary in control center. Hypothalamus will direct the posterior pituitary to produce ADH hormone. ADH hormone will affect the which will effect on the tubules of renal system. You have already studied the renal system in your 10th class or in your matriculation. So the functional unit of urinary system or renal system is nephron, and nephron that has two parts, the renal corpuscle which has the blood supply, and the second is tubular part which starts from Bowman's capsule to distal convoluted tubules and collecting ducts and so on. So the ADH which is produced by the posterior pituitary on the signal of hypothalamus will affect on the tubules of nephrons, so that the maximum water the body can reabsorb will happen in the tubular part of nephron. So if the body has very high concentration of water, in that condition, the hypothalamus will try to stop the antidiuretic hormone or ADH of this posterior pituitary lobe to stop the release of ADH. And as soon as the pituitary stop producing the ADH, the water content or water reabsorption will stop, and the excess water will pass out in the form of urine. So नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जो एग्जांपल है वाटर कंट्रोल की, उसमें क्या क्या चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा है पानी, थोड़ा है, ठीक है, कम है, तो ब्लड जो पास कर रहा है ब्रेन के अंदर से, ठीक है, वो सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को. ब्लड जो पास कर रहा है वो है आपका इफेक्टर इस केस के अंदर. रिसेप्टर सेंसर जो है वो ब्लड है जो पास कर रहा है आपके ब्रेन के अंदर से, वो सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को कि जी ब्लड के अंदर जो है वो पानी बहुत थोड़ा है, ठीक है. हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के साथ ही पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक ग्लैंड है, इसका लोब है. दो तरह के पिट्यूटरी हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं वो ज़्यादातर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं. मतलब वो रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो आगे जाके कोई और हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और वो हार्मोन जो है किसी ऑर्गन पे जाके कोई फंक्शन एक्ट करता है. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या करता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करें. डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक जो है वो चीज़, कोई भी चीज़
जिसको हम नॉर्मली कहते हैं पेशाब आवर, ठीक है, या यूरिनेशन बढ़ा देती है। एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो यूरिनेशन को कम कर दे। तो पानी बॉडी के अंदर पहले कम था, तो ये हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है कि यूरिनेशन को इसने कम कर देना, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। एडीएच जो है वो क्या करता है, अब ये रिलीज हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, अब ये जाएगा किडनीज के ऊपर। किडनीज में कहाँ पे, मतलब ब्लड के अंदर गया, ब्लड के साथ जो है ये किडनीज के अंदर गया। अब किडनीज में जाके इसने क्या करना है, जहाँ पे नेफ्रॉन था, आपने पिछली क्लास में, मैंने जिस तरह भी बताया, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि नेफ्रॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके दो पार्ट्स हैं, एक ट्यूबुलर है, एक जो है कैपिलरी पार्ट होता है। कैपिलरी पोर्शन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूलर या कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जाके एडीएच जो है वो उनकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। परमिबिलिटी बढ़ाने से क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, ब्लड जो है, ब्लड में से पानी जो है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है और रिलीज हो जाता है। जब ब्लड के अंदर पानी कम है तो इनकी जो है परमिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्लड जो है, क्योंकि साथ पूरा कैपिलरी नेटवर्क चल रहा होता है, तो जो इसके अंदर वाटर आएगा वो यहाँ से ट्रांसफर होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाहर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ मतलब बाहर निकल जाएगा। तो इन दिस केस जहाँ पे एडीएच ने आके परमिबिलिटी बढ़ा दी है तो ट्यूब्यूल्स में से पानी बाहर निकल के ब्लड में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ये आगे मैं जब बताऊंगा तो ये मैं आपको इसका दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूंगा कि ये किडनी का एक फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आता है कि जी वाटर कम था ब्लड के अंदर, तो आपकी बॉडी ने उसको किस तरह मेंटेन किया। इसके अल्टरनेट ये, अब ये जब पानी चला गया बॉडी के अंदर, अब अगर वो इसी तरह ही चलता रहे कि जी पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो ही ना और रीअब्जॉर्ब होता रहे और यूरिन आपका बनने ही ना, तो उसमें फिर आगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रीनल, और उसमें किडनी स्टोन्स जो जिसको या रीनल स्टोन्स कहते हैं, ठीक है, वो भी, या रीनल कैलिस कहते हैं, ठीक है, या रीनल कैल्कुलाई कहते हैं, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो है प्रिवेंट करने के लिए अब क्या होता है कि एक दफ़ा तो एडीएच बन रहा है, अब ब्लड के अंदर पानी आ गया है, क्वांटिटी मेंटेन हो गई है। अब जो ब्लड पास कर रहा है ब्रेन में से वो बताता है कि हाँ जी अब मेरा जो है ना पानी का कोटा पूरा हो गया। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है वो जो सिग्नल दे रहा था कॉन्टीन्यूसली कि जी एडीएच प्रोड्यूस करो करो करो, तो वो यहाँ पे उसको रोक देता है, ठीक है। एडीएच की प्रोडक्शन रुक जाती है, परमेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉर्मल हो जाता है।